Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। बेटा लास्ट टाइम बायोलॉजी का हमने जो चैप्टर स्टार्ट किया था वो सॉल्विंग अ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम था। उसके कुछ स्टेप्स हमने पढ़ लिए थे, ठीक है। ऑब्जर्वेशन तक हमने कर लिया था। तो आज हमने मज़ीद जो बाकी स्टेप्स हैं वो तमाम कंप्लीट कर लिए हैं। तो आज हमने जो उसका स्टेप पढ़ना है, फर्स्ट स्टेप हमने क्या पढ़ा था कि हमने सबसे पहले रिकग्नाइज किया था बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को, फिर हमने उसके ऊपर ऑब्जर्वेशंस की थी। आज हमने हाइपोथेसिस फॉर्मुलेशन पढ़नी है। तो पहले जो हमारा थर्ड स्टेप है वो क्या है, फॉर्मुलेशन, हाइपोथेसिस फॉर्मुलेशन। इस स्टेप में हम क्या करते हैं, सबसे पहले जो हमने ऑब्जर्वेशंस की हैं, चाहे वो क्वालिटेटिव है या क्वांटिटेटिव है, उन तमाम डाटा को हमने इकट्ठा करना है, ऑर्गेनाइज करना है और रिलेट करना है अपने क्वेश्चन से, ठीक है। और उन तमाम डाटा को इकट्ठा करके हमने एक स्टेटमेंट बनानी है, ठीक है, जो कि हमारी ऑब्जर्वेशंस को एक्सप्लेन करेगा, ठीक है। तो हाइपोथेसिस जो है वो हमारे पास होती है टेंटेटिव एक्सप्लेनेशन, ठीक है। क्या होती है, टेंटेटिव एक्सप्लेनेशन ऑफ ऑब्जर्वेशन। क्या आपने जो ऑब्जर्वेशन की है उसको आपने एक्सप्लेन करना है किसी स्टेटमेंट की फॉर्म में। अब ये टेंटेटिव का क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि आपने जो स्टेटमेंट दी है ये रॉन्ग भी हो सकती है, ठीक है। तो ये कोई मतलब कि कंफर्म नहीं है कि ये ट्रू है, लेकिन ये एक प्रेडिक्शन है कि मे बी इट कैन कुड बी ट्रू, कि ये ट्रू हो सकती है। तो टेंटेटिव एक्सप्लेनेशन है, ठीक है। तो हाइपोथेसिस जब हम बनाते हैं तो हम अपनी तमाम ऑब्जर्वेशंस को फॉलो करते हैं, और कभी भी जब हम ऑब्जर्वेशन करते हैं, जब तक हम उसे इकट्ठा ना करें, एक तरतीब में ना लाएं, तब तक वो एक साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन नहीं बनती। तो एक हाइपोथेसिस की कौन कौन सी क्वालिटीज होती हैं, तो जरा इनकी क्वालिटीज देखिए। या गुड क्वालिटीज, सबसे पहली चीज ये जनरल स्टेटमेंट होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, जनरल स्टेटमेंट। जनरल स्टेटमेंट का क्या मतलब है कि ये किसी एक पॉइंट पर फोकस ना करें, ये ओवरऑल क्या कहते हैं स्टडी होनी चाहिए। दूसरा, ये टेंटेटिव आइडिया होना चाहिए। क्या होना चाहिए, ठीक है। टेंटेटिव आइडिया का मतलब है कि कंफर्म नहीं होना चाहिए। अगर हम कंफर्म कर देंगे यहीं पर तो फिर हमारा बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने का कोई फायदा ही नहीं है कि हमने इस हाइपोथेसिस के दौरान ही अगर कंफर्म कर लिया है, कंफर्म स्टेटमेंट दे दी है, तो ये प्रेडिक्शन होनी चाहिए कि ये सही भी हो सकती है और ये गलत भी हो सकती है। तो ये टेंटेटिव आइडिया होना चाहिए। अब हाइपोथेसिस जो है वो हमारे पास रिलेटेबल होनी चाहिए या रिलेटेड टू ऑब्जर्वेशन। जो हमने ऑब्जर्वेशन की है उसी से रिलेटेबल होनी चाहिए। ये नहीं है कि ऑब्जर्वेशन हमने कुछ और की और उसके बाद हम कोई और ही हाइपोथेसिस जो है इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं। नेक्स्ट क्या है, इसे सिंपल रखना चाहिए, सिंपल होना चाहिए, ठीक है। इतना मुश्किल नहीं होना चाहिए कि कोई इसे समझ ना सके। और लास्ट जो है कि ये रिजेक्ट भी हो सके या फॉल्सिएबल हो, इसके लिए वर्ड है फॉल्सिएबल, यानी आप इसे टेस्ट कर सकें और टेस्ट करने के बाद इसके इक्वल चांसेस हों कि ये करेक्ट भी हो सकती है और ये रॉन्ग भी हो सकती है, ठीक है। तो ये कुछ हाइपोथेसिस की हमारे पास क्वालिटीज थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारा ये शॉर्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है हमारा जो स्टेप है, जब हम हाइपोथेसिस फॉर्मुलेशन कर लेते हैं, हाइपोथेसिस बन जाती है, तो उसके बाद हम बनाते हैं डिडक्शंस। क्या बनाते हैं,
डिडक्शंस। डिडक्शंस जो होते हैं ये लॉजिकल कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं। लॉजिकल मतलब कि हम जो हाइपोथेसिस बनाते हैं, कोई भी हाइपोथेसिस है उसकी हम बहुत सारे लॉजिकल कॉन्सिक्वेंसेस बना लेते हैं, खुद से कोई नतीजा हासिल कर लेते हैं कि अगर ये फैक्टर है तो इसका रिजल्ट ये होना चाहिए। बहुत सारे रिजल्ट हम अपने से ही क्या करते हैं, इंट्रोड्यूस करवा देते हैं और फिर उनको टेस्ट करते हैं कि क्या वाकई हमारे को रिजल्ट आते हैं या नहीं आते। तो लॉजिकल कॉन्सिक्वेंसेस जो होते हैं वो हमारे पास क्या होती हैं, डिडक्शंस होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारे पास स्टेप होता है, जब डिडक्शंस बना लेते हैं, डिडक्शन के बाद हम क्या करते हैं, हम एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं। क्या परफॉर्म करते हैं, एक्सपेरिमेंटेशन है हमारे पास। नेक्स्ट अगर हम एक्सपेरिमेंटेशन की बात करें तो एक्सपेरिमेंट करते हुए हम वेरिएबल्स का ख्याल रखते हैं। हमने कोई ना कोई वेरिएबल चूज करना होता है और उस वेरिएबल की बेस पे हमने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करना होता है। तो सबसे पहले देखिए, एक्सपेरिमेंटेशन में हमारे पास दो ग्रुप होते हैं। एक को हम कहते हैं कंट्रोल ग्रुप और दूसरा होता है एक्सपेरिमेंटल ग्रुप। कंट्रोल ग्रुप क्या है? कंट्रोल ग्रुप वो ग्रुप होता है जिसको हम वेरिएबल जब हम कोई सिलेक्ट कर लेते हैं तो उसे हम तमाम फैसिलिटीज प्रोवाइड करते हैं। यानी ये हमारे पास वो ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म होता है जिस पर कोई रिस्ट्रिक्शन हम नहीं लगाते, जबकि एक्सपेरिमेंटल ग्रुप वो होता है जिस पर हम रिस्ट्रिक्शंस लगा सकते हैं। अब इसमें क्या हो सकता है, इसमें एग्जांपल देते हैं फोटोसिंथेसिस के। अगर हम एग्जांपल लें, ठीक है, हम कहते हैं फोटोसिंथेसिस हो रही है, तो हमें पता है कि फोटोसिंथेसिस के लिए प्लांट्स जो है वो क्या यूज करते हैं, फोटोसिंथेसिस के लिए प्लांट को चाहिए होती है कार्बन डाइऑक्साइड। अब हमने टेस्ट करना है कि क्या वाकई फोटोसिंथेसिस के लिए कार्बन डाइऑक्साइड एक मेन फैक्टर है या नहीं है। तो हमने क्या किया, हमारे पास दो ग्रुप हमने बना लेने हैं प्लांट्स के। एक को हमने रखना है, एक ग्रुप को हमने कंट्रोल ग्रुप में रखना है और कुछ ऑर्गेनिजम्स को हमने कहाँ रखना है, एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में। अब हम क्या करेंगे, कंट्रोल ग्रुप को हम कार्बन डाइऑक्साइड फ्रीली प्रोवाइड करेंगे, ठीक है, और एक्सपेरिमेंटल ग्रुप जो है उसको हम कार्बन डाइऑक्साइड प्रोवाइड नहीं करेंगे। अब कार्बन डाइऑक्साइड जहां पर प्रोवाइड की है हम देखेंगे वहां फोटोसिंथेसिस होगी, जबकि एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में फोटोसिंथेसिस नहीं होगी। तो इससे हम ये रिजल्ट देख सकते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये एक नेसेसरी क्या कहते हैं, एक सबस्ट्रेट है हमारे पास, एक रिएक्टेंट है जो कि हर हाल में पौधों को मिलना चाहिए ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, ठीक है। अब जब हमने ये क्या कहते हैं एक्सपेरिमेंटेशन परफॉर्म कर ली तो उससे हमने क्या निकाले, रिजल्ट्स। तो हम क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में अपने रिजल्ट्स को समराइज करेंगे, ठीक है, समराइजेशन ऑफ रिजल्ट्स। कि हमने इस एक्सपेरिमेंट को जब परफॉर्म किया तो हमने इससे क्या क्या रिजल्ट निकाला। तो लेट्स सपोज ऊपर हमने ये निकाला कि कार्बन डाइऑक्साइड इज द नेसेसरी रिएक्टेंट या नेसेसरी फॉर द फोटोसिंथेसिस। ठीक है, इसमें हमने अपने रिजल्ट्स को बताना है कि हमने अपने एक्सपेरिमेंटेशन से कौन कौन सा रिजल्ट निकाला। और लास्ट जो हमारे पास स्टेप होता है वो क्या है, वो है रिपोर्टिंग ऑफ द रिजल्ट। रिपोर्टिंग ऑफ रिजल्ट्स। जब रिजल्ट्स आ गए तो उन रिजल्ट्स को हमने रिपोर्ट करना होता है, या तो उसे पब्लिश करवाना होता है, या किसी सेमिनार वगैरह में डिस्कस करना होता है, या किसी भी तरीके से हमने उसको आवाम के सामने लाना होता है ताकि लोग इन रिजल्ट्स को चेक कर सकें कि क्या वाकई ये रिजल्ट्स जो हैं ये हमारे लिए फेवरेबल हैं कि नहीं। अगर हैं तो वो क्या कहते हैं मज़ीद उस पर क्या कहते हैं एतमाद कायम हो जाता है, और अगर नहीं होंगे वो कोई ना कोई उसमें से
फॉल्ट निकलेगा तो वो रिजेक्ट हो जाएगी। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, पब्लिश कर सकते हैं, ठीक है, या आप इसे क्या कहते हैं बुक्स में प्रिंट करवा सकते हैं और इसको सेमिनार्स वगैरह में भी आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो ये हमारे पास बेसिक स्टेप्स थे जिसके जरिए हम एक बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अगर इन स्टेप्स में से कोई भी चीज़ आपको समझ नहीं आई तो आप हमसे कमेंट्स के जरिए पूछ सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर के लिए अल्लाह हाफिज़।